यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से, पूछा चिड़िया से, कैसे बनाया आशियाना। बोली, भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठाना होता है। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा है सभी मस्त होंगे। आई रियली मिस यू। आपकी बोर्ड परीक्षाएं चल रही है। आशा करता हूँ सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। कुछ ही दिनों में आपका हिंदी का पेपर है। हम सब ने पूरे साल साथ रहकर अध्ययन कार्य किया है। बच्चों, अब आपकी परीक्षा का दौर चल रहा है। ये समय होता है खुद को आजमाने का। बड़े धैर्य के साथ तैयारी करते रहे। आपके समस्त गुरुजनों का आशीर्वाद आपके साथ है। परिणाम आपके पक्ष में ही आएंगे। आपने साल भर मेहनत की है। अपने आप पर भरोसा रखे, नकारात्मक सोच से दूर रहे, आनंद और आलस्य का कुछ समय तक त्याग कर दे। निरंतर मेहनत करें ताकि आपके भविष्य के सपने पूरे हो सके। यही समय आपकी उड़ान तय करेगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं पार्ट 1 का वीडियो। सभी विद्यार्थी विश्वास के साथ अध्ययन करते रहे। बच्चों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करवाता है और बोर्ड परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थियों के मन में बड़ी असमंजस की स्थिति होती है। बच्चे बड़े घबराए हुए से रहते हैं, लेकिन बच्चों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ आपके गुरुजनों का आशीर्वाद है। ये वीडियो मैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों को समर्पित करता हूँ। बच्चों, हमने जब अध्ययन कर रहे थे तो प्रत्येक पाठ के साथ प्रत्येक कवि का, लेखक का जीवन परिचय लिखा भी, याद भी किया, सीखा। हो सकता है कि समय के साथ साथ कुछ जीवन परिचय आपको याद ना रहे हो। इसीलिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में सर्वप्रथम मैं आपके सामने जो जीवन परिचय रखने जा रहा हूँ, उस जीवन परिचय में प्रथम जो जीवन परिचय हैं वो जीवन परिचय है निराला का। निराला के बाद में जो दूसरा जीवन परिचय है रघुवीर शाही का। तीसरा है शमशेर बहादुर सिंह का। ये तीनों ही जीवन परिचय विद्यार्थियों पद्य भाग से हैं। फिर 3 आपके गद्य भाग के जीवन परिचय, जिसमें महादेवी वर्मा है, धर्मवीर भारती है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो बच्चों, 3 गद्य के और 3 पद्य के जो जीवन परिचय हैं, मैं यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण लगाता हूँ, बताता हूँ। आप सभी अच्छे से अध्ययन करके जाए। अब जो आपके व्याख्या आती है, उस व्याख्या में हम देखते हैं कि एक व्याख्या गद्य भाग से आती है और एक व्याख्या आपके पद्य भाग से आती है। विद्यार्थियों, जो दोनों व्याख्याएं हैं उनमें मैंने आपको कुछ पाठों से नाम दिए हैं। उन नामों को आप देखें, उन पाठों का अध्ययन करें अच्छे से, ताकि आप उन पाठों की अच्छे से व्याख्याएं कर सकें। सर्वप्रथम आलोक धनवा का जो पाठ है पतंग, उससे व्याख्या आने की पूरी संभावना है। आत्म परिचय और एक गीत हरिवंश राय बच्चन का जो पाठ है वो भी अति महत्वपूर्ण है व्याख्या के हिसाब से। बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो पाठ है। कवितावली राम लक्ष्मण का से संबंधित जो पाठ है, जिसमें श्री राम का जो विलाप है, उससे यहाँ मिसप्रिंट हो गया विद्यार्थी थोड़ा सा। भरत का विलाप नहीं है, यहाँ पर श्री राम का विलाप था। श्री राम का विलाप है क्योंकि लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने के बाद में बड़ा शोक का माहौल वहाँ पर छा जाता है श्री राम की सेना में। तुलसीदास द्वारा रचित ये जो पाठ है, इस पाठ से भी व्याख्या आने की प्रबल संभावना है। तो ये आपकी पद्यांश की व्याख्याएं हैं, अति महत्वपूर्ण है। आप सभी बड़े ध्यान के साथ इनका अध्ययन करें ताकि परीक्षा में आपके सभी प्रश्न सही हो सके। तो विद्यार्थियों, अब बात करते हैं गद्यांश की। गद्यांश के लिए जो महत्वपूर्ण पाठ है उसमें पहला जो स्थान है वो है भक्तिन का।
भक्तिन जो पाठ है महादेवी वर्मा का, इस पाठ से भी व्याख्याने की पूरी संभावना है। दूसरा जो पाठ है आपके बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार का। तीसरा पाठ है काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती का। चौथा पाठ है आपका पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु का। तो ये चारों ही पाठ आप अच्छे से पढ़ के जाए, इनसे आने वाली व्याख्याएं आपको अच्छे नंबर दिला सकती है। क्योंकि बच्चों आप सभी जानते हैं कि व्याख्या में बड़ी आसानी से नंबर लाए जा सकते हैं। व्याख्या करवाते समय बच्चों मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, उस बात का भी आप ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको 4 पार्ट में व्याख्याएं करनी है। पहला मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको शब्दार्थ लिखने हैं, और शब्दार्थ के बाद में दूसरा जो है वो प्रसंग है। विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था कि शब्दार्थ में आपको सबसे पहले जो सबसे आसान शब्दार्थ आपको लगे उन चारों आसान शब्दार्थों को लिखना है, उनके अर्थ लिखने हैं। ऐसा कोई भी गलत शब्दार्थ आप ऊपर नहीं लिखे जिसे देखकर एग्जामिनर आपके नंबर काटे। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वही शब्दार्थ लिखे जिनका अर्थ आपसे आता है। दूसरा प्रसंग का चैप्टर है, दूसरा प्रसंग है, और इस प्रसंग में आपको कवि का नाम, पाठ का नाम, पुस्तक का नाम लिखना है, और इसमें कवि ने क्या बताने की कोशिश की है, क्या शिक्षा दी है, क्या भाव प्रकट किया है, वो बताना है। तीसरा जो पार्ट है व्याख्या का, उसमें आप व्याख्या करते हो, उसका भावार्थ समझाते हो। और चौथा पार्ट आपका विशेष का है। इस विशेष में आप कुछ पॉइंटों में इस व्याख्या के संदर्भ देते हैं, जिसमें आप भाषा शैली से संबंधित बताते हैं, शब्द कैसे थे, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, भाषा शैली सहज सरल है, कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, किस प्रकार की भाषा शैली है, मुहावरेदार है, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, किसी अलंकार का प्रयोग किया गया है तो उस अलंकार का आप नाम दे सकते हैं विशेष में। तो इस प्रकार 4 पार्टों में बांट के विद्यार्थियों आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या मैंने आपको अच्छे से बता रखी है, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में देखकर इस व्याख्या का अध्ययन कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि व्याख्या में आपको जो जिस प्रकार से समझाया गया था, जिस प्रकार से बताया गया था, आपको उसी प्रकार से व्याख्या करनी है। व्याख्या का प्रश्न आपका किसी भी प्रकार से गलत नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब विद्यार्थियों हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें महत्वपूर्ण श्रृंखला में अब बात करते हैं निबंध की। विद्यार्थियों जो निबंध है, निबंधों में मैंने आपको कुछ यहाँ निबंध दे रखे हैं, और जैसे साइबर अपराध के बढ़ते कदम अथवा में अगर आएगा तो इसका जो शीर्षक है वो बदल के दे सकता है, सूचना प्रौद्योगिकी में बढ़ते अपराध। विद्यार्थियों आजकल आप देखते हो कि जो टेक्नोलॉजी है उसका दुरुपयोग ज़्यादा होता है उपयोग से ज़्यादा। तो आप भी सभी मोबाइल वगैरह चलाते हो, आप सबको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का गलत दुरुपयोग किया जा रहा है, उसके बारे में आपको निबंध लिखना है। दूसरा महिला सशक्तिकरण से संबंधित निबंध है, मेक इन इंडिया का है, स्वास्थ्य रक्षा आयुष्मान योजना है, भारतीय संस्कृति का अनुपम उपहार योग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आतंकवाद वैश्विक समस्या, कन्या भ्रूण हत्या, लिंग भेद का अपराध, बेरोजगारी एक समस्या, भ्रष्टाचार एक समस्या, मोबाइल फ़ोन वरदान या अभिशाप, पर्यावरण प्रदूषण। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये 10-12 जो निबंध है, मैंने आपको जो आपकी पासबुक है उसमें कम से कम 50-60 से ऊपर भी जो निबंध दे रखे हैं, उनमें से आपको कुछ मैंने सेलेक्ट करके यहाँ निबंध दिए हैं। इन 10-12 निबंधों को आप थोड़ा सा पढ़ के जाए। वैसे मैंने आपको निबंध समझा रखा है। निबंध में भी विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है कि आपको जो निबंध है वो समस्यात्मक आते हैं। तो जो निबंध है वो बोर्ड का जो पैटर्न है उस पैटर्न के अनुसार 50% जो निबंध है वो आपके समस्यात्मक देता है। फिर उसके बाद में 25% जो निबंध है वो व्यक्तिगत होते हैं, 25% निबंध आपके कल्चरल एक्टिविटी से संबंधित होते हैं। तो आपको सिर्फ एक निबंध करना होता है 4 निबंधों में से, तो आप ये समस्यात्मक निबंध देख सकते हो। और समस्यात्मक निबंधों में मैंने आपको करने का तरीका बताया था कि किस प्रकार से आपको निबंध लिखने हैं। सबसे पहले निबंध में जो पहला पॉइंट आता है विद्यार्थियों,
उस पहले पॉइंट में आप सभी जानते हो कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना। तो विद्यार्थियों, प्रस्तावना हम सबसे पहला पॉइंट रखते हैं और अंतिम पॉइंट अपना उपसंहार होता है। तो उपसंहार जो अपना अंतिम पॉइंट है, इस उपसंहार को अंत में रखेंगे। पहला पॉइंट आपका प्रस्तावना होगा, पांचवा पॉइंट आपका उपसंहार होगा। इसके बीच में आप विद्यार्थियों, आप सभी जानते हो कि अगर कोई समस्या है तो उसके कुछ कारण होते हैं, और अगर कारण है तो परिणाम भी भुगतेंगे, और परिणाम के बाद में मैंने आपको बताया था कि उसके उपाय ढूंढते हैं। तो जैसे कि आपके निबंध आ जाता है आतंकवाद का, जो मैंने आपको समझाया था, उसमें आप आतंकवाद के बारे में बता सकते हो कि आतंकवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, आतंक प्लस वाद। आतंक का अर्थ होता है भय, और वाद का अर्थ होता है बढ़ावा देने वाला। अर्थात जब भय या डर की भावना को समाज में या देश में बढ़ावा दिया जाता है, उसे आतंकवाद कहते हैं। आप प्रस्तावना में समझा सकते हो। मैंने आपको बताया था कि जो भी शीर्षक हो, शीर्षक में जो मुख्य शब्द है उस मुख्य शब्द को समझा दो। वही मुख्य शब्द आप जो समझाओगे उसे प्रस्तावना में लिखना है। फिर उसके कारण लिख सकते हो कि किस प्रकार से डर या भय की भावना को बढ़ावा दिया जाता है, किस कारण से दिया जाता है, क्या क्या कारण रहे हैं। फिर उसके बाद में आप परिणाम समझा सकते हो। परिणाम में आप उसके दुष्परिणाम जो हैं, जो हानियां हैं, जिसके कारण आतंकवाद के कारण जो नुकसान उठाना पड़ता है जनता को, वो समझा सकते हो। उसके बाद में उपाय ढूंढते हैं किस कारण से इस आतंकवाद पर आप नियंत्रण कर सकते हो। फिर उपसंहार में आप इसका सारांश लिखकर बताओगे कि किस प्रकार से जो आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्या है इन्हें समाप्त किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से आपको एक निबंध लिखना है विद्यार्थी, और उस निबंध को आपको अच्छे से करके आना है। ये भी एक बड़ा पार्ट है आपके पेपर का, और इसे आप अच्छे से करोगे, मैं आशा करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको निबंध समझाया है। अब विद्यार्थियों, हम आगे देखते हैं पत्र। पत्र आपके 5-6 प्रकार के पत्र आते हैं, लेकिन विद्यार्थियों आप इस चीज़ का ध्यान रखें, एक तो आप अर्थशास्त्रीय पत्र पढ़ के जाए, क्योंकि अर्थशास्त्रीय पत्र आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद में विज्ञप्ति है और आपके निविदा है, इन दोनों को भी आप अच्छे से पढ़ के जाए। निविदा आप सभी जानते हो कि जिस प्रकार से कोई ठेके पर काम दिया जाता है उससे संबंधित निविदा लिखी जाती है। विज्ञप्ति मैंने आपको समझाई है। अर्थशास्त्रीय पत्र बताया है। जो कार्यालय जो पत्र होते हैं उन्हें किस प्रकार से लिखा जाता है। 2 प्रकार के एड्रेस होते हैं, एक प्रेषक होता है, एक प्रेषित होता है। नीचे क्रमांक लिखे जाते हैं या पत्रांक लिखे जाते हैं, और दिनांक लिखा जाता है। उसके बाद में आप विषय लिखते हो जो कि आपके पत्र में दिया गया है। विषय लिखने के बाद में महोदय या जो भी है आपके, उसके बाद में सविनय निवेदन है शुरू कर दोगे, और अंत में आप जो भी जिसके द्वारा भी जो पत्र है भेजा गया है उस व्यक्ति का नीचे नाम, पद वगैरह लिख के आप संबोधित करोगे बहुधीय लिखकर। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपको ये पत्र लिखना है, और पत्र भी आपका एक बड़ा पार्ट है। इसको भी आपको ध्यान में रखकर अच्छे से इसे हल करना है। परीक्षा में किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है। आप तीनों ही प्रकार के पत्र पढ़ के जाए, यहीं से आपका पत्र से संबंधित जो प्रश्न है वो मिल जाएगा परीक्षा में। विज्ञप्ति, निविदा और अर्थशास्त्र के पत्र। तो विद्यार्थियों, अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ, और अगले स्लाइड में हम देखेंगे पहला पाठ हरिवंश राय बच्चन का। जो ये पाठ है, इस पाठ का नाम है आत्म परिचय। इस आत्म परिचय पाठ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न है, जहाँ दाना रहते हैं वही नादान भी रहते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा। आप सभी को पाठ पढ़ा है, आपको ध्यान होना चाहिए कि नादान यानी जो लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति में ही लगे रहते हैं जीवन भर, अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य भूलकर, ऐसे लोगों को कवि ने नादान, नासमझ लोग कहा है। आप शीतलवाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है, मैं आपको शॉर्ट में इन प्रश्नों के थोड़े थोड़े समझाते चलूँगा। आपको पासबुक से अपनी पाठ्य पुस्तक से इन प्रश्नों को पढ़ना है अच्छे से। शीतलवाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। कवि की वाणी शीतल होती है, विनम्र होती है, और अपनी विनम्र वाणी से वो इस समाज की, संसार की, देश की बड़ी बड़ी समस्याओं को उठाता है। तो बड़ा आक्रोश भी उस की वाणी में होता है। आक्रोश से परिपूर्ण कुछ शब्द होते हैं
जोश होता है, उत्साह होता है उसकी वाणी में, इसलिए शीतल वाणी में आग होने की बात कही गई है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। इस कविता में ये बताया गया है कि जो समय है वो निरंतर चल रहा है, समय किसी के लिए नहीं रुकता और समय निरंतर चलता रहेगा। प्रकृति में जो परिवर्तन है वो निरंतर होते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इस समय के साथ नहीं चलता, वो समय उस व्यक्ति को अपना एहसास अवश्य करवाता है। इसलिए समय को समझते हुए, और कवि ने बताया कि जैसे जैसे जो संसार है उस संसार में जिस प्रकार का समय उसके जीवन में चल रहा है, दुख है तो उसे प्रकृति में चारों तरफ दुख ही दुख दिखाई देगा, और अगर उसके जीवन में सुख चल रहा है तो चारों तरफ सुख से परिपूर्ण वातावरण दिखाई देता है। तो उसकी मनोवृत्ति के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों की जो समय है वो किस प्रकार का है, किस प्रकार के दृश्य दिखाई देंगे, वो उसकी मनोवृत्ति है उसके जीवन में चलने वाले समय के अकॉर्डिंग। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, कवि को संसार अपूर्ण क्यों लगता है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको पढ़ के जाना है। आत्म परिचय कविता का प्रतिपाद्य बताइए। मैं है किसी की याद लिए फिरता हूँ, इस कथन से कवि ने क्या व्यंजना की है? तो कवि किसी की किसकी याद लेकर घूम रहा है, उससे संबंधित प्रश्न आपके यहाँ दिया गया है। इस कथन से कवि किस प्रकार का भाव व्यक्त करना चाहता है? मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति से कवि का क्या आशय है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत में प्रेम अभिव्यक्ति किस प्रकार हुई है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में व्यक्त गूढ़ अर्थ को स्पष्ट कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि अपना अगला पार्ट है, उसमें हम पढ़ेंगे जो दूसरा पार्ट है पतंग, और लेखक का नाम है आलोक धनवा। अच्छे से आपने ये पाठ पढ़ा है, अच्छे से आपको समझाया है। पहला प्रश्न इस पाठ का अति महत्वपूर्ण, पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है? दूसरा प्रश्न है जन्म से ही वो अपने साथ लाते हैं कपास, कपास से बच्चों का क्या संबंध है? तीसरा, पतंग कविता में बसंत ऋतु की क्या विशेषता बताई गई है? ऐसा कब प्रतीत होता है कि पृथ्वी बालकों के पैरों के समीप स्वयं घूमती हुई आती है? पतंग कविता के आधार पर बताइए। आप सभी को पता है बच्चों कि जो छोटे बच्चे होते हैं बचपन में उन्हें एक जगह टिक कर रहने का शौक़ नहीं होता, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागते दौड़ते फिरते रहते हैं, और बड़ी जिज्ञासा उनके मन में होती है, हर जगह को देखना चाहते हैं, हर वस्तु को परखना चाहते हैं। इसलिए एक जगह टिक कर ना रहने के कारण ऐसा लगता है जैसे वो पूरी पृथ्वी को अपने पैरों से नाप लेना चाहते हैं। इसलिए कवि ने ये बताया है कि जैसे पृथ्वी उनके पैरों के नीचे घूमती हुई आ रही है। पांचवा प्रश्न, किशोर व युवा वर्ग समाज का मार्गदर्शक होता है, पतंग कविता के आधार पर बताइए। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पाठ का, आप अच्छे से पढ़ के जाए। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, पतंग के साथ कौन और कैसे उड़ रहे हैं? तो बच्चों, जैसे एक मैंने बताया आपको पांचवा प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है, किशोर व युवा वर्ग समाज का मार्गदर्शक होता है, पतंग व कविता के आधार पर बताइए। आप भी जानते हो कि युवावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है, साथ ही तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था होती है, और इस अवस्था में जो हमारा शरीर है वो सभी प्रकार की शक्तियों से संपन्न होता है, किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अनुभव की कमी के कारण जो कार्य है वो अच्छे प्रकार से नहीं कर पाते। लेकिन सभी प्रकार की सामर्थ्य होने के कारण किशोर व युवा वर्ग समाज का मार्गदर्शक होता है, क्योंकि उसके अंदर ही वो सभी प्रकार की सामर्थ्य हैं, वो सभी प्रकार की संभावनाएं हैं देश की, जो वो पूरी करने में सक्षम है। इसलिए किशोर व युवा वर्ग को समाज का मार्गदर्शक बताया गया है। अगला प्रश्न, पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, पतंग के साथ कौन व कैसे उड़ रहे हैं? आप सभी जानते हो बच्चों कि इसमें पतंग पाठ में जो बच्चे हैं उन्हें पतंग उड़ाने का बड़ा शौक होता है, और पतंग जैसे जैसे ऊंचाइयों पर जाती है वैसे वैसे बच्चे मैदानों में भागते हुए दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे पतंगों के साथ वो बच्चे भी उड़ रहे हैं। पतंग कविता में किन किन बिंबों का प्रयोग किया गया है? बिंब आप सभी जानते हो प्रतीकों को कहते हैं, और किसी भी बात को समझाने के लिए चित्रात्मक भाषा का जो प्रयोग किया जाता है वो बिंबों का प्रयोग कहलाता है। तो आलोक धनवा ने बिंबों का प्रयोग किया है पतंग कविता में। तो अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला पाठ है कविता के बहाने, कुंवर नारायण का। इस पाठ में आप सभी जानते हैं कि जो कविता है
और जो बच्चों के खेल है उनमें बड़ी समानता होती है। कई चीज़ों से कवि के द्वारा समानताएँ बताई गई है। जैसे फूल की तरह होती है कविता, जिस प्रकार से फूल में खुशबू होती है उसी प्रकार से कविता के जो भाव है वो भी लंबे समय तक महकते रहते हैं, बने रहते हैं। इस कविता के बहाने से बताया कि सब घर एक कर देने के माने क्या होते हैं। जिस प्रकार से जो बच्चा है वो सभी घरों को एक कर देना चाहता है, सभी घरों को एक करके, क्योंकि वो संपूर्ण घरों को अपने खेल का मैदान समझता है। वो चाहता है कि सभी घर एक हो जाएंगे तो सभी बच्चे एक साथ हर समय प्रत्येक पल एक साथ रहकर खेल सकेंगे, इसलिए वो सभी घरों को एक कर देना चाहता है। उसी प्रकार से जो ये कविता है, ये कविता भी संपूर्ण संसार को एक साथ लाने की कोशिश करती है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना कविता में छुपी रहती है, इसलिए कवि ने ऐसा कहा है। कविता और बच्चे को समांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? कविता और बच्चे को समांतर रखने के कारण ये हैं कि जो बच्चा है, जैसे बच्चे की जो कल्पना होती है, उस कल्पना के सहारे बच्चा इस संसार के प्रत्येक कोने को नाप सकता है। उसकी कल्पना के सहारे उसका मन और मस्तिष्क इस संसार के प्रत्येक कोने तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार से जो कविता है, उस कविता के भाव भी अनंत होते हैं। भाषा और सावले से बरतने का क्या अभिप्राय है? जो कवि है उस कवि के द्वारा भाषा का उचित प्रयोग करने की बात कही गई है। ये भी प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। चौथा, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। पाठ में बच्चे और कविता के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? जो पाठ है कविता के बहाने, उसमें जो बच्चों के जो खेल होते हैं उस खेल की तरह होती है कविता। तो इस प्रश्न को भी आप अच्छे से पढ़ के जाए। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। पंक्ति में ये बच्चों आप ध्यान रखना, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। ये खिलना है फूलों के बहाने पंक्ति से क्या अभिप्राय हैं? तो आप इस प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ के जाए। सब घर एक कर देने के माने पंक्ति से क्या भाव व्यक्त किया गया है? बात सीधी थी पर कविता की मूल संवेदना क्या है? बात सीधी थी अर्थात विशिष्ट भाषा के प्रयोग के चक्कर में, विशिष्ट शब्दों के प्रयोग के चक्कर में जो भाषा का जो बात जो भी कवि कहना चाहता था, वो विशिष्ट शब्दों के प्रयोग के चक्कर में जो श्रोताओं तक अपने भाव को नहीं पहुंचा पाता है। यही इस कविता की मूल संवेदना है। आखिरकार वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। कवि को किस बात का डर था? कवि को इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि विशिष्ट शब्दों के प्रयोग के कारण जो भाव में लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ वो भाव पहुंच ही ना पाए और उसका भाव ही नष्ट हो जाए, तो उस बात का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। तो वही हुआ जिस बात का कवि को डर था। कविता के बहाने कविता में कवि क्या कहना चाहता है, ये प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आप इसे अच्छे से पढ़ के जाए। अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। सभी प्रश्न बच्चों में आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं सभी प्रश्न आपको समझाऊंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा और आप बहुत आपका समय यहाँ पर बेकार होगा। मैं आपका समय बेकार नहीं करना चाहता, क्योंकि परीक्षा का समय चल रहा है और इस समय में समय का बड़ा महत्व है। अगला पाठ है कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसे आप अच्छे से पढ़ के जाए। पर्दे पर वक्त की कीमत ऐसे क्या हास्य हैं। तीसरा, कैमरे में बंद अपाहिज का मूल प्रतिपाद्य उद्देश्य क्या है? मूल प्रतिपाद्य उद्देश्य ये आप अच्छे से पढ़ के जाए। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बस थोड़ी सी कसर रह गई, पंक्ति से क्या हास्य हैं, यही इस कविता की रीढ़ की हड्डी है। ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, आप इसे पढ़ के जाए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता से क्या प्रेरणा दी गई है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको पढ़ के जाना है। आशा है आप इसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। इसका क्या हास्य है? कैमरे में बंद अपाहिज कविता की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि ने किस तरह के बाजारीकरण को प्रस्तुत किया है, स्पष्ट कीजिए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आप अच्छे से पढ़ के जाए। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपके बड़े ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिहाज से। आप इन सभी प्रश्नों को बड़े ध्यान से पढ़ें और आप विश्वास रखें, बहुत ही अच्छा परिणाम आपके सामने होगा। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ते हैं, विश्वास रखते हैं, तो अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अगला जो पाठ है ऊषा, लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। ऊषा कविता नवीन बिंबों और उपमानों का जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए। बच्चों आपने अभी जो पाठ पढ़ा था आलोक धनवा का पतंग, वो भी बिंबों से परिपूर्ण पाठ है। बिंबों का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया आलोक धनवा के द्वारा। उषा जो पाठ है, इस पाठ में भी
बिंबों का उचित प्रयोग शमशेर बहादुर सिंह ने किया है। पहला प्रश्न है, उषा कविता नवीन बिंबों और उपमानों का जीवंत दस्तावेज है। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों आपके लिए है। यहाँ पर इस प्रश्न को बहुत अच्छे से आप पढ़ के जाएंगे। और दूसरा जो प्रश्न है, जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, कविता के किन उपमानों को देखकर ये कहा जा सकता है कि कविता गांव की सुबह का एक गतिशील शब्द चित्र है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिहाज से, तो आप इसे भी अच्छे से पढ़ के जाए। उषा शीर्षक कविता से कवि ने क्या व्यंजना की है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पांचवा प्रश्न, उषा कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने किन उपमानों का प्रयोग करके कविता को गतिशीलता दी है। तो किन उपमानों का, किन बिंबों का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है, आपको पता है पाठ में काले शिल जो है उसका प्रयोग किया गया है, जिस पर जैसे किसी ने लाल खड़िया चाक मल दी हो, केसर सी धुल गई हो, इस प्रकार से कई बिंबों का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। यहाँ पर राख से लिपा चौका आंगन को बताया गया है। तो आप इन सभी बिंबों को देखें, अच्छे से कविता को पढ़े। उस कविता में व्यक्त केंद्रीय भाव को स्पष्ट कीजिए, क्या केंद्रीय भाव इस कविता का बताया गया है, ये भी आप पढ़ के जाए। बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका है ये। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला जो पाठ है, पाठ का नाम है बादल राग, लेखक का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बच्चों, इसमें जो पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो प्रश्न है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। कवि ने अस्थिर सुख पर दुख की छाया किसे कहा है और क्यों कहा है। तो आप सभी जानते हैं दुख और सुख जीवन में चलते रहते हैं। कवि निराला द्वारा यही बताया गया है कि जिस प्रकार से जो बादल है, उन बादलों के ऊपर जो काली परछाई दिखाई देती है, या जो काले छाए हुए बादल दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि वो आसमान को जो ढक रहे हैं वो काले काले बादल। उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में निराशा से परिपूर्ण जो वातावरण होता है वो दुख से परिपूर्ण बादलों की तरह एक छाया हुआ समय होता है, जो जीवन में बड़ा ही कष्ट देता है। असनिपात से स्थापित उन्नत सत सत वीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है। दूसरा आपका बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पढ़ के जाना है। तीसरा आपका प्रश्न है, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। विप्लव रव से क्या आशय है, इसमें छोटे ही शोभा क्यों पाते हैं, ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों, इस प्रश्न को पढ़ के जाए। विप्लव रव से आशय आपको पता है, विद्रोह है, क्रांति है। जब भी शोषण होता है तो शोषण के खिलाफ जो जन सामान्य है वो विद्रोह करता है, और उस विद्रोह में यहाँ पर जो शासक वर्ग है उसको नुकसान होता है, और जो जिनका शोषण हो रहा था, जो शोषित वर्ग है, उस शोषित वर्ग का उत्थान होता है। तो इसमें छोटे लोगों को ही महत्व दिया जाता है, छोटे लोगों का ही महत्व बढ़ता है, उनको ही मान और सम्मान मिलता है। यही इस प्रश्न का आशय है। चौथा प्रश्न है, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता में रेखांकित किया गया है। बादलों के आगमन से जो प्रकृति है उस प्रकृति में किस किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ये कविता में बताया गया है। अच्छे से आपको इस प्रश्न को पढ़ के जाना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, अट्टालिका नहीं है रे, आतंक भवन पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। ये अट्टालिका नहीं है, अर्थात ये इस भवन का की सबसे ऊपरी इमारत नहीं है, ये बताया गया है इस बादल राग कविता में। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पढ़ के जाना है। तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर। कवि ने विप्लव का वीर किसे कहा है। विप्लव का वीर बादल को कहा है। बादल क्रांति का प्रतीक है, क्रांति का नायक है, और इसलिए विप्लव का वीर कहकर उसे बुलाता है, क्योंकि प्रकृति में सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए जो जिम्मेदार है वो बादल है। अर्थात इस धरती को जो पूरी तरह से सूख चुकी है, जो इस धरती के प्राणी व्याकुल हो चुके हैं, उन्हें अगर कोई शांति प्रदान करता है तो वो बादल है। इसलिए ये विद्रोह या क्रांति का जनक भी माना जाता है। बादल निराला का बड़ा प्रिय विषय रहा है, उसके ऊपर उन्होंने कविता लिखी है। बादल राग कविता का मूल प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप पढ़ के जाएंगे। सुप्त अंकुर पृथ्वी के उर में ताक रहे पंक्ति में कवि ने क्या व्यंजना की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जीवन के पारावार, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। जो जीवन का पारावार यानी आप सभी जानते हो कि समुद्र को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बादल को पारावार कह के संबोधित किया है। जीवन के पारावार यानी एक जीवन प्रदान करने की जो क्षमता है वो सिर्फ बादल में है। आशावादी सोच पैदा करता है। चूस लिया है उसका सार, कवि ने ऐसा क्यों कहा है, किसका सार चूस लिया है। आपको पता है कि जो किसान वर्ग है वो सिर्फ पूरी तरह से जो मानसून पर निर्भर होता है, लेकिन अच्छा मानसून न होने के कारण अच्छी फसल नहीं होती है, और इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है।
तो हृदय थाम लेता संसार, संसार किस कारण से अपना हृदय थाम रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पढ़ के जाए आप। बादल राग कविता के प्रतिपाद्य उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये पढ़ के जाना है आपको। तो यहाँ पर 11 स्लाइड हो चुकी है विद्यार्थियों, और 11 स्लाइडों में हम बड़े ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देख चुके हैं। बड़े अच्छे से आप इनका अध्ययन करके जाए, परीक्षा में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अगली जो कविता है, कवितावली लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ये जो पाठ है तुलसीदास का, इस पाठ में पहला जो प्रश्न है, कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करे कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की समझ थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, विद्यार्थी पढ़ के जाए इस प्रश्न को अच्छे से। पेट की आग का शमन ईश्वर भक्ति का मेघ ही कर सकता है, ईश्वर भक्ति का मेघ ही पेट की आग को शांत कर सकता है। विद्यार्थियों, बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे अच्छे से पढ़ के जाए। तुलसीदास का ये काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों, आप इसे पढ़ के जाएंगे। भ्रातृ शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नरलीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय संवेदना के रूप में रचा है, स्पष्ट कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप अच्छे से पढ़ के जाने हैं। मांगी के खेबो मसीत को शोभो, इससे तुलसीदास के बारे में क्या पता चलता है, किस प्रकार की विचारधारा तुलसीदास की है, और उस विचारधारा के द्वारा ही वो इस प्रकार के महान काव्यों की रचना कर पाए। तो ये प्रश्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के जाए। बरोपजस सहते हो जगमाई, श्री राम किस अपयश को सहना ठीक समझते हैं? आपको पता है, श्री सीता का अपहरण करने के बाद में श्री राम जो रावण से अपनी पत्नी को मुक्त करवाने गए थे, वहाँ पर जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाता है तो बाद में अपनी पत्नी के लिए अपने भाई को गवा देना, यही अपयश श्री राम सहना नहीं चाहते हैं। उनका मानना है कि पत्नी की हानि विशेष सत्य नहीं होती है, पत्नी दोबारा से प्राप्त की जा सकती है, पुत्र भी दोबारा से हो जाता है, मकान दोबारा से बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो सगा भाई है वो दोबारा से इस संसार में नहीं मिल सकता एक बार खो जाने के बाद में। इस प्रश्न में समझाया गया है, तो आप अच्छे से पढ़ के जाए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेटी को पचत बेचत बेटा बेट की पंक्ति में तुलसीदास ने किस विकट स्थिति की ओर संकेत किया है? इसमें बेरोजगारी की जो समस्या है उस समस्या को उन्होंने समझाया है, जो कलयुग की भयंकर समस्या है, और पेट की साग को बुझाने के लिए जो लोग अच्छे बुरे सभी प्रकार के कर्म करते हैं, और ये तुलसीदास ने अपने काव्य में समझाया है। पढ़ के जाए अच्छे से, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूध कहो राजपूत कहो पंक्ति में तुलसीदास किस भयंकर समस्या की ओर इंगित कर रहे हैं? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप अच्छे से पढ़ के जाए। तुलसीदास द्वारा रचित पदों के आधार पर बताइए कि तुलसी युग के समय की समस्याएं आज के समाज की में भी विद्यमान है। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि तुलसीदास ने जिन जिन समस्याओं के, बेरोजगारी है, भुखमरी है, गरीबी है, और जिस प्रकार से इन समस्याओं को उठाया है, ये सभी समस्याएं आज भी वर्तमान समय में बनी हुई है, आप सभी को पता है। और इन समस्याओं का निराकरण तुलसीदास ने एक ही बताया है कि ईश्वर भक्ति का जो मेघ है, बादल है, वही इस आग को शांत कर सकता है। और जब तक ये आग शांत नहीं हो जाती, व्यक्ति ऊंचे नीचे सभी प्रकार के गलत जो कर्म है वो करता रहता है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं बच्चों। अगली स्लाइड में आपके सामने जो पाठ है वह है रुबाइया फिराक गोरखपुरी का। बहुत ही शानदार पाठ है, आप सभी ने पढ़ा। और इसका पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रुबाइयों के आधार पर घरांगन में दीपावली और राखी के दृश्य बिंब को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इस प्रश्न को पढ़ के जाए। दूसरा जो प्रश्न है, फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों की भाषा एवं प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इस प्रश्न को पढ़ के जाए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखा आईने में चांद उतर आया है पंक्ति के माध्यम से कवि क्या बात कर रहे हैं? जब बालक जिद पर आता है, चांद की मांग करता है, तो माँ अपने बच्चे को संतुष्ट करने के लिए उसके सामने आईना रखती है। आईने में उसकी चांद की छवि दिखाकर कहती है कि बेटा देख, तेरे सामने चांद उतर आया है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप भी पढ़ के जाए इसे। छोटा मेरा खेत उमाशंकर जोशी का, जिसमें कृषक समाज के बारे में बताया गया है। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, रचना के संदर्भ में अंदर और बीज क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप पढ़ के जाए। रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना क्रम की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को अच्छे से ढंग से पढ़ के जाए। छोटा मेरा खेत कविता का प्रतिपाद्य मूल भाव क्या है? इसमें कवि ने क्या मूल भाव प्रकट किया है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रोपाई क्षण की कटाई अनंता की पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ के जाए।
वे तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, पंक्ति में आंखें चुराने से कवि का क्या आशय है। आंखें चुराना एक मुहावरा है और आप भी जानते हो कि इसका अर्थ होता है आकर्षित करना। एक तरह से सौंदर्य से परिपूर्ण कोई वातावरण होता है, उसे हम देखते रह जाते हैं, तो इसे ही हम कह सकते हैं कि आंखें चुराना, है ना। तो इसमें कौन सा ऐसा दृश्य कवि ने बताया है जो कवि की आंखों को एकटक निहारने पर मजबूर कर देता है। तो जो बगले उड़ रहे थे आसमान में, उनकी पंक्तिबद्ध जो स्थिति थी वो बड़ी ही सौंदर्य से परिपूर्ण थी, और आकाश में छाए हुए जो बादल है, हल्की हल्की हवा चल रही है, तो जो वातावरण है संध्या के समय का, उसका वर्णन किया है। तो उसी का वर्णन किया गया है, वही सौंदर्य है जिसका वर्णन कवि ने किया है, और सौंदर्य से परिपूर्ण ये जो समय है यही कवि की आंखों को चुरा रहा है। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने खेत का सामने चौकोर पन्ने से कैसे बांधा है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों, आपको पढ़ के जाना है ये प्रश्न, कि जो छोटा खेत होता है और जो पन्ना होता है कवि का, उसमें समानता दिखाई गई है। कवि ने बताया कि जो चौकोर खेत है, उस चौकोर खेत के समान ही कवि का एक पन्ना होता है। जैसे किसान अपने उस खेत में बीज डाल के खेती करता है, उसी प्रकार से शब्द रूपी जो बीज है इस पन्ने पर कवि के द्वारा डाले जाते हैं और एक रचना का जन्म होता है। जिस प्रकार से फसल तैयार होती है बीज के द्वारा, उसी प्रकार से एक रचना का जन्म होता है। जिस प्रकार से वो बीज कभी नष्ट नहीं होता, उसकी निरंतर अनंत काल तक फसलें तैयार की जाती रहेगी और की जाती रही है। तो आप सभी जानते हैं जिस प्रकार से वो बीज नष्ट नहीं हो सकता, उसी प्रकार से वो जो कविता है, उस कविता के भाव भी अनंत काल तक बने रहते हैं। ये इस कविता का मूल उद्देश्य है, यही इसमें बताया गया है। तो बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अच्छे से पढ़ के जाए इन्हें। अब चलते हैं विद्यार्थियों अगली स्लाइड की तरफ, और अगला जो पाठ है भक्तिन महादेव वर्मा का, ये गद्य भाग का पाठ है। गद्य भाग में पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, भक्तिन को ये नाम किसने और क्यों दिया। भक्तिन को ये नाम महादेव वर्मा ने दिया था, और क्यों इसलिए दिया क्योंकि वो भक्ति भावना से परिपूर्ण महिला थी, ग्रामीण महिला थी, और नहा धोकर वो रोज़ सुबह स्नान करती है, रोज़ पूजा पाठ करती है, इसलिए उसका नाम भक्तिन दिया महादेव वर्मा ने। और वो अपना वास्तविक नाम उसका लक्ष्मीन था, लेकिन वो लोगों से छुपाती थी, क्योंकि लक्ष्मी का अर्थ होता है धन धान्य से परिपूर्ण, लेकिन वो एक दरिद्र महिला थी जो रोजगार की तलाश में शहर में आती है और महादेव वर्मा के पास कार्य करती है। तो नाम उसका उसके जीवन में चल रही परिस्थितियों के विपरीत था, इसलिए वो सभी से अपना नाम छुपाती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप पढ़ के जाए इसे विद्यार्थियों। दूसरा जो प्रश्न है, भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा। भक्तिन अच्छी है ऐसा मैं नहीं कह सकती, लेखिका ने ऐसा कहा कि मैं ऐसा नहीं कह सकती क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव है ना। दुर्गुणों का अभाव है भाई, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई दुर्गुण ना हो, सभी के अंदर कोई न कोई दुर्गुण अवश्य होता है, तो भक्तिन में भी है। तो ये नहीं कह सकती कि वो अच्छी है, उसमें कोई बुराई नहीं है, बुराई है, लेकिन जो कहने का आशय ये है कि जो भक्तिन है, भक्तिन कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, हमेशा ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करती है, अपनेपन का भाव रखती है, इसलिए उसे बुरा भी नहीं कहा जा सकता। वो एक जैसे राम भक्त हनुमान थे, उसी की तरह एक सेवक है जो अपने स्वामी की सभी प्रकार की इच्छाओं का ध्यान रखती है। तीसरा जो प्रश्न है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा अनुसार सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है। भक्तिन जो हैं अपने सभी प्रश्नों के उत्तर शास्त्रों के अनुसार देने की कोशिश करती है, और धर्म या धार्मिकता से उसे जोड़ने की कोशिश करती है, और अपनी सुविधा के अनुसार वो इन शास्त्रों का उपयोग करती है। चौथा, भक्तिन के आ जाने से लेखिका अधिक देहाती कैसे हो गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विद्यार्थी पढ़ के जाए। भक्ति ने महादेव वर्मा को अधिक देहाती बना दिया, लेकिन स्वयं शहर की हवा से दूर रही, इस वाक्य की सत्यता सिद्ध कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप पढ़ के जाए, मैंने आपको टेस्टों में भी ये प्रश्न दिया था। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था, कैसे स्पष्ट कीजिए। उसका जो दुर्भाग्य है उसका साथ नहीं छोड़ता, उसके जीवन में कितनी कठिनाई आती है, ये सभी आपने इस पाठ में अध्ययन किया है। आप अच्छे से इस प्रश्न को पढ़ के जाए। तब मैंने समझ लिया कि सेवक का साथ टेढ़ी खीर है, लेखिका ने ऐसा किस कारण से और कब कहा। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप पढ़ के जाए। आठवां प्रश्न है, कारागार से डर लगने पर भी भक्तिन ने वहाँ कब और क्यों जाने का विचार किया। कैसे विचार किया उसने, उसे कारागार से डर लगता, भक्तिन ने जो है उसे जेल से डर लगता है, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि महादेव वर्मा का जेल जाना निश्चित हो जाता है, ऐसा जब महादेवी द्वारा बताया जाता है, तो वो अपने मालकिन का साथ छोड़ना नहीं चाहती और महादेवी के साथ जेल जाने के लिए वो तैयार हो जाती है। क्योंकि महादेवी वर्मा
एक लेखिका थी और उस समय सभी प्रकार के जो लेखक थे, जो भी साहित्य में रुचि लेते थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखते थे, उन्हें जेल में डाला जा रहा था। तो इसी वजह से वो भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा और कब कहा? भक्ति ने हमेशा महादेव वर्मा के साथ रही। उसने महादेव वर्मा के सभी प्रकार के आवश्यकताओं का ध्यान रखा, इसलिए वो उसके घर के सदस्य की तरह थी। महादेव वर्मा नहीं चाहती कि वो इस कहानी को पूरा करके भक्तिन को खो दे, इसलिए वो उस कहानी को पूरा नहीं करना चाहती। महादेव भक्तिन को अपनी सेविका क्यों नहीं मानती? पाठ के आधार पर बताइए। भाई, सेवक वो होता है जिसे एक बार कह देने पर वो दोबारा नहीं आएगा, लेकिन जो भक्तिन है उसे कई बार कह देने के बाद में वे हँसते हुए वो वहीं पे खड़ी रह जाती है। अर्थात कुछ आज्ञाओं का उल्लंघन करती है, अपनेपन का भाव दर्शाती है, घर के सदस्य की तरह व्यवहार करती है। तो इस वजह से भक्तिन ने उसे सेविका मानने से इनकार कर दिया। भक्तिन पाठ के आधार पर बताइए कि समाज में विधवा के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों, आपको पढ़ के जाना है। और भक्तिन संस्मरण में नए संदेश पर प्रकाश डालिए, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और अंतिम प्रश्न आज की इस श्रृंखला का, ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों, पढ़ के जाना है आपको। और आज जो ये पार्ट 1 था, इसका जो ये अंतिम प्रश्न था, सारा वक्त लगा दो अपना वक्त बनाने में। तो आप सभी अगर अपना वक्त लाना चाहते हो तो इस वक्त का सदुपयोग करें। तो विद्यार्थियों, नमस्कार। सभी आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें, वक्त का सदुपयोग करें, और आशा करते हैं परिणाम आपकी आशाओं के अनुकूल होंगे। धन्यवाद।